हेलो विद्यार्थियों, आज हम परमाणु की संरचना के संबंध में बोर मॉडल का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर nवीं कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग यानी कि Vn और Rn का मान ज्ञात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल की। इससे पहले थॉम्सन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप पढ़ चुके हैं। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां थी। एक तो रेखीय स्पेक्ट्रम को व्याख्या नहीं कर पाया था और दूसरा परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था। ठीक है। बोर मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने ज्यामिति भौतिकी और क्वांटम भौतिकी का प्रयोग किया और कल्पनाओं के आधार पर या कह लीजिए अभिग्रहितों के आधार पर 3 अभिग्रहित प्रस्तुत किए जो बोर मॉडल कहलाया। ठीक है। उन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए यह मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है। क्या अभिग्रहित थे, चलिए देखते हैं। पहला अभिग्रहित, जिसको आप अस्थायी कक्षाओं का भी कह सकते हैं, अभिग्रहित अस्थायी कक्षाओं का नियम। ठीक है। इसके अनुसार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं। रदरफोर्ड ने माना था कि ये वितरित रहते हैं और लगभग सभी संभव कक्षाओं में या सभी संभव त्रिज्याओं की कक्षाओं में चक्कर लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे या कह लीजिए निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे और इन विशिष्ट कक्षाओं में परिक्रमण के दौरान ये किसी भी प्रकार का कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करेंगे। यानी कि कक्षा इनकी निश्चित कक्षाएं या स्थायी कक्षाएं कहलाएंगी। ठीक है। और ऐसी प्रत्येक कक्षा में परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कूलाम आकर्षण बल से ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये प्रथम अभिग्रहित था, या आप इसको कह सकते हैं अस्थायी कक्षाओं का नियम। दूसरा नियम, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। ये क्वांटीकरण का नियम कहलाता है। यानी कि उन्होंने कक्षा का क्वांटीकरण किया, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है। यदि हम किसी nवीं कक्षा, व्यापक कक्षा nवीं कक्षा को लें तो जिसके लिए त्रिज्या का मान Rn हो और उसमें गति कर रहे इलेक्ट्रॉन या परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग Vn हो और कोणीय संवेग Ln से दर्शाएं, तो Ln ये बराबर होगा mVn Rn, कोणीय संवेग इसके बराबर होगा और ये बराबर nh/2 ये आपका द्वितीय अभिग्रहित था, जहाँ पे n 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है और ये कहलाता है यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्याएं। इसके बाद तीसरा अभिग्रहित, किसी भी दी गई अस्थायी कक्षा के लिए परमाणु की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन किसी एक अस्थायी कक्षा से दूसरी अस्थायी कक्षा में संक्रमण कर सकता है। ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली अस्थायी कक्षा से, जिसको हम दर्शा रहे हैं En2 से, किसी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा En1 में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है। अब इसके लिए जो विकिरण उत्सर्जित करेगा उसका मान क्या होगा या उसकी ऊर्जा क्या होगी, ये इन दोनों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर होगी, यानी कि En2 माइनस En1, ये बराबर किसका आएगा h न्यू, और न्यू को हम किसके रूप में लिख सकते हैं c/λ, यानी कि hc/λ। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य ही विद्यमान होंगी। ठीक है। तो ये आपका 3 अभिग्रहित थे और इन 3 अभिग्रहितों के आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए आपका परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है। अब इनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। तो हम मान रहे हैं कोई नाभिक है जिस पर आवेश Ze है। ठीक है। और ये धनावेश होता है। Z यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन, व्यापक रूप से हम nवीं कक्षा ले रहे हैं, Rn त्रिज्या की nवीं कक्षा में Vn वेग से गति कर रहा है। तो इस गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, बोर के अभिग्रहित से। आपका यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। तो mVn² ये आपका अभिकेंद्र बल कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze
इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ई, जेड ई इंटू ई, यानी कि आ जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे आर एन स्क्वायर। इसको कहिए समीकरण नंबर 1। अब बोर के द्वितीय अभिगणित से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे जिनके लिए कोणीय संवेग ln का मान h/2 का पूर्ण गुणज हो। nवीं कक्षा है तो इसके nवीं कक्षा के लिए ln बराबर किसके आ जाएगा m vn rn nh/2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये दो समीकरण हम प्राप्त कर लेंगे। अब ध्यान रखना, अगर हमें vn का मान चाहिए तो समीकरण 2 से rn का मान रखेंगे, और अगर हमें rn का मान चाहिए तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में vn का मान रखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे इनको सिद्ध करते समय या इसका मान ज्ञात करते समय। तो समीकरण 2 से vn का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम ये मान रखते हैं, तो m बटे rn अलग लेंगे, vn का मान रखेंगे nh/2 m rn और इसकी पूरे की पावर 2 बराबर किसके जेड स्क्वायर बटे 4πε0 rn स्क्वायर। अब हमें rn की वैल्यू चाहिए, यहाँ से rn से एक rn कैंसिल हो जाएगा, एक rn बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए rn स्क्वायर है, ठीक है, एक rn कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर आपका rn बचेगा, तो rn को इस तरफ ले आएंगे, बाकी को एक तरफ, जब एक तरफ ले आते हैं तो rn बराबर आ जाता है ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बटे पाई m जेड ई स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए ये nवीं कक्षा के लिए मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस मान में ε0 पाई m जेड ई h ये सभी कांस्टेंट हैं। ठीक है, यानी कि ε0 आपकी निर्वात की विद्युतशीलता है, पाई वैसे ही कांस्टेंट है, m द्रव्यमान है, z प्रोटॉनों की संख्या है, e आवेश है और h प्लैंक कांस्टेंट है। इस कारण Rn निर्भर करता है या अनुक्रमानुपाती होता है किसके n स्क्वायर के। ठीक है, अब यदि हम n बराबर 1 ले ले तो Rn का मान ही आएगा, और अगर हम दोनों की तुलना करें तो हमें ये संबंध प्राप्त होगा Rn बराबर किसके n स्क्वायर R1 के। ठीक है, तो ये संबंध होता है पहली कक्षा की त्रिज्या और nवीं कक्षा की त्रिज्या के मध्य। ठीक है, अब ये तो था हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए। अगर केवल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर किसके होता है 1 के, तो z बराबर 1 लेने पर Rn किसके बराबर आ जाएगा ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, और R1 किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे भी n बराबर 1 लें, पहली कक्षा ये nवीं कक्षा के लिए त्रिज्या हो गई, पहली कक्षा के लिए त्रिज्या ये आ जाएगी ε0 h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। अब यहाँ पे सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, यदि हम इनका मान रखते हैं तो R1 ये हमें प्राप्त होता है 0.523 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या इसको आप 53 पिकोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो जो संबंध हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था वही हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्राप्त हो जाता है Rn बराबर n स्क्वायर R1 के। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए आपकी nवीं और प्रथम कक्षा की त्रिज्या। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो प्रथम कक्षा की त्रिज्या होती है वो बोर त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं A0 से। तो बोर त्रिज्या का व्यंजक के रूप में मान h स्क्वायर ε0 पाई m e स्क्वायर, और ये अगर हम आंकिक मान ज्ञात करें तो ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से Rn का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे तो Vn बराबर किसके आ जाएगा आपका nh/2 पाई m। ठीक है, और यहाँ पे ये Rn का मान ले रहे हैं ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m जेड स्क्वायर। जब हम यहाँ पे सरल करते हैं तो ये समीकरण हमें इस रूप में मिल जाती है कि Vn बराबर किसके जेड स्क्वायर 2 ε0 nh। ठीक है, अब इस समीकरण को कई बार इस रूप में भी लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है कि Vn बराबर किसके होता है 1/4πε0 जेड स्क्वायर n h/2 यह 1/4πε0 जेड स्क्वायर अपॉन NH के। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो Vn अनुक्रमानुपाती है किसके Z के, और या Vn के व्युत्क्रमानुपाती है किसके N के। ठीक है, अब हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए तो हम ये लेंगे, अगर हाइड्रोजन के लिए लें तो Z बराबर हम 1 ले लेंगे, ये हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, अब
वी एन जब जेड बराबर 1 लेंगे हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH के, और अगर हम यहाँ पे भी एन बराबर 1 ले ले तो V1 पहली कक्षा के लिए वेग ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H के। ठीक है, ये सभी कांस्टेंट है, मान रख के सरल करेंगे तो ये माना जाता है 2.189 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। या प्रकाश के वेग के पदों में व्यक्त करें तो C अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड। अब चाहे हाइड्रोजन सदृश्य आयन हो या आपका हाइड्रोजन आयन हो, अगर हम दोनों के लिए लिखें तो आपका Vn और V1 में क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि Vn ये बराबर होता है 1/n V1। ये भी आप याद रखेंगे, इन दोनों में जो संबंध आता है कि Vn बराबर किसके होता है, आपका 1/n V1। तो इस तरह से आपका nवीं कक्षा और पहली कक्षा के मध्य कक्षीय वेग में संबंध होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।